नमस्कार साथियों, संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला में हम आज पढ़ेंगे जस्त्व संधि। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जस्त्व संधि। देखिए, जस्त्व संधि में इस जस्त्व संधि के दो प्रकार हैं। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है पदांत जस्त्व और दूसरा होता है अपदांत जस्त्व। जो पदांत जस्त्व होता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है झलाम जसवंत, और जो अपदांत होता है इसका सूत्र होता है झलाम जस झस। इसका जो सूत्र होता है झलाम जस झस। अब एक चीज़ हम देखेंगे कि जो पदांत जस्त्व होता है इसका नियम क्या कहता है, कैसे हम संधि बनाएंगे, ये सूत्र क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है ये सूत्र, यदि झल प्रत्याहार के बाद ठीक है, झल प्रत्याहार के बाद यदि कोई भी स्वर हो, कोई भी व्यंजन हो, ठीक है, या फिर कुछ भी ना हो, ये तीन कंडीशन आएगा। पदांत जस्त्व में तीन कंडीशन आएगा। पहला क्या आएगा, झल प्रत्याहार के बाद स्वर व्यंजन, या ऐसा होगा कि कुछ भी नहीं आएगा। अब ये झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि इसमें जो है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण झल प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का, वर्ग माने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन सभी वर्गों का शुरू के 4 अक्षर आएंगे और इसके साथ ह, स और स आएगा। ये वर्ण आएंगे। झल प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, और इसके साथ ही साथ ह, स ये वर्ण आएगा। यानी इन वर्णों के बाद प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और स ह, इन वर्णों के बाद इसको चाहो तो स ह आसानी से लिख सकते हैं। इन वर्णों के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी व्यंजन आए, कोई भी वर्ण आए या न आए तो भी ये जस बन जाएगा। जस बनेगा। जस का मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। यानी ये कह रहा है कि यदि क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब और भ, ये हैं 5 वर्ण। ठीक है, और इन 5 वर्णों के बाद मान लीजिए कि ह आ गया, स आ गया, स आ गया और स आ गया, ये वर्ण आते हैं। यदि, ठीक है, यदि ये वर्ण आते हैं इनके साथ में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसके बाद मान लीजिए स्वर आया, मान लीजिए व्यंजन आया, ठीक है, या फिर कोई वर्ण नहीं आया, कोई वर्ण नहीं आया, तो ध्यान दीजिए यदि क, ख, ग, घ, ठीक है, ये सब अर्ध स्वर हैं। ठीक है, ये सब अर्ध स्वर हैं, हलंत सब में रहेगा। ठीक है, यदि आधा अर्ध स्वर नहीं, सॉरी, अर्ध व्यंजन है, ये जो वर्ण हैं ये आधे व्यंजन, सबके नीचे हलंत रहेगा। ये हलंत वाले जो वर्ण हैं, यदि क, ख, ग, घ, ह, इन वर्णों के बाद यदि कोई वर्ण आता है, ठीक है, तो इस पहले वर्ण का हो जाएगा ग, पहले वर्ण का हो जाएगा ग। दूसरा यदि आता है तो इसका हो जाएगा ज,
तीसरा आता है तो इसका हो जाएगा ड, चौथे के बाद कोई आता है तो ये हो जाएगा ध, और पाँचवें के बाद आता है तो ये हो जाएगा ब। ये होगा नियम इसका। मैंने ये कह रहा है कि यदि क वर्ग के बाद कोई आएगा, कोई भी स्वर व्यंजन आएगा तो क वर्ग के स्थान पर यहाँ पे यदि हम लिख दें क वर्ग, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये वर्ग हैं, ठीक है। इसके बाद कोई आएगा, क वर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आएगा तो इस क वर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा ग। क वर्ग का 4 वर्ण, ये क वर्ग का पूरा नहीं, केवल 4 वर्ण, शुरू के 4 वर्ण आ रहे हैं, सभी वर्गों के शुरू के 4 वर्ण आ रहे हैं। तो क वर्ग के शुरू के 4 वर्णों में से कोई भी आएगा स्वर व्यंजन तो इस क वर्ग वाले वर्णों के यानी क ख ग घ इन वर्णों के स्थान पर ग हो जाएगा। च छ ज झ और श के बाद कोई स्वर व्यंजन आता है तो उसके स्थान पर हम ज लिखेंगे। ट ठ ड ढ और श के बाद कोई आता है तो ड लिखेंगे। त थ द ध और श के बाद कोई आता है तो ध लिखेंगे इन वर्णों के स्थान पर। क्योंकि ये सारे वर्ण क्या हैं, स्थानीय हैं, और आप जानते हैं कि हम हमेशा संधियों में केवल स्थानीय को ही चेंज करते हैं, स्थानीय ही परिवर्तित होता है, इसी में विकृत होती है। विकृत माने होता है परिवर्तन, इसी में परिवर्तन होता है, स्थानीय में ही परिवर्तन होता है, तो इसी में हम बदलाव करेंगे केवल स्थानीय में, ठीक है। ये तो पहला नियम हो गया। पहला नियम क्या कह रहा है कि यदि क वर्ग के शुरू के 4 वर्ण, च वर्ग के शुरू के 4 वर्ण, ट वर्ग के शुरू के 4 वर्ण और त वर्ग के शुरू के 4 वर्ण और प वर्ग के शुरू के 4 वर्ण, यानी शुरू के प्रत्येक वर्गों के शुरू के 4 वर्णों के आने के बाद कोई भी स्वर आएगा, व्यंजन आएगा या कोई वर्ण नहीं भी आएगा तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ग। दूसरे वाले वर्णों के बाद कोई स्वर व्यंजन आएगा तो ज लिखेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण लिखते हैं, ठीक, उदाहरण हम देखेंगे उसके बाद इसको हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये ये पहला उदाहरण देखते हैं। अच धन अंत, हम पहला उदाहरण देखते हैं। अच धन अंत लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि अ के बाद च है, उसके बाद अ है, उसके बाद अंत है, लिखा हुआ है यही। अब कह रहा है कि यदि च के बाद कोई भी स्वर हो या कोई भी व्यंजन हो, यही कह रहा है ना। देखिए कह रहा है कि यदि इसके बाद कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो, देखिए अ क्या है, स्वर है, तो जब अ स्वर है तो बदलाव इसमें नहीं होगा, बदलाव इसमें होगा, यानी च का क्या बन जाएगा। देखिए दूसरा वर्ग है, इस वर्ग का है, इस वर्ग का है, तो जब इस वर्ग का है च वर्ग का, तो च का तीसरा वर्ण क्या होता है, ज, तो ये बन जाएगा ज बन जाएगा। और ये अ है तो अ लिख लेंगे, और यहाँ पे अ और ये जोड़ करके लिखा हुआ है तो इसको लिख लेंगे अंत, बन जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि भाई अ के बाद ज है, ज के बाद अ है, तो आप ध्यान दीजिएगा ये ज आधा है, व्यंजन आधा है, व्यंजन के तुरंत बाद स्वर है, व्यंजन के तुरंत बाद क्या है, स्वर है। तो अब आप इसे चाहें तो यहीं पर जोड़ देंगे, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर भी इसे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। च और ज, यहाँ पे अ लिख लिया और यहाँ पे अंत लिखा है तो लिख लीजिए। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ज धन अ, ये पूरा ज हो जाएगा, पूरा ज, यहाँ पर अ पूरा है लिखेंगे, ज पूरा हो गया और ये अंत लिखा है। अब यदि इनको जोड़ेंगे, देखिए ये क्या बनेगा, अजंतः बनेगा। यहाँ पे जोड़ा तो ये क्या बना, अजंतः, अजंतः बना, ठीक है। एक और उदाहरण हम इसी में लिखते हैं, ठीक है, इन्हीं के उदाहरणों को हम देखते हैं एक एक करके। इसमें जैसे एक और उदाहरण हमने देखा, वाक धन ईसा, वाक धन ईसा, ये एक उदाहरण हुआ। क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे वा धन क आधा ई पूरा शह लिख लेंगे। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि क वर्ग के बाद कोई स्वर आए। यहाँ पे देखिए
क वर्ग वाले शुरू के 4 वर्णों में के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो ई स्वर ही है। क क्या है, क किस में बदलेगा, तो क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, यानी क वर्ग का तीसरा वर्ण होता है ग, तो ये ग में बदलेगा, यानी क को किस में बदलेंगे, ग में। ग में बदला, ये बन जाएगा वा धन ग धन ई और धन श, ये बनेगा। अब देखिए ग में बड़ी ई जुड़ेगा तो ये बनेगा वा धन गी और धन श। अब बना, ग में बड़ी ई जुड़ा तो गी बना, वा गी श। अब जोड़ देंगे सबको, क्या बन जाएगा, वागी श बन जाएगा, वागी श, वागी श बनेगा। ठीक है। अब देखिए एक और उदाहरण लिखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो भी उदाहरण हम यहाँ पे बता रहे हैं वो आपको पदांत जस्त्व संधि का बता रहे हैं। ठीक है, पदांत जस्त्व संधि या जसत्व भी बोलते हैं, जस्त्व बोला जाता है, श आधा है तो इसको जस्त्व बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण हम लिखेंगे। ठीक है, षट धन आनना, षट धन आनन। ठीक, इसको यदि संधि करेंगे, स ट है हलंत, आ लिखेंगे, धन ननह लिख देंगे, नना। अब ध्यान से देखिएगा, ट धन आ, ये भी स्वर है, ये भी क्या है, स्वर है। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है, यहाँ पे कह रहा है यदि किसी भी वर्गों के 4 अक्षर, ये 4 अक्षर हैं ट ठ ड ढ, इन चारों अक्षरों के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आएगा तो ये जो ट है यह ड में बदल जाएगा। तो अब देखिए इस ट को किस में बदल देंगे, ड में, और ये स है, ये है पहले से ही, तो इसको लिखेंगे स ड, ड में आ जुड़ा यहाँ पे, और उसके बाद ननह लिख देंगे। अब यहाँ पर इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब ये ट तो परिवर्तित हो गया ड में, अब ड के बाद तुरंत स्वर है आ, तो ये जो आ है यह ड के साथ जुड़ेगा। तो जब ड के साथ जुड़ेगा तो ये बनेगा श, ड में आ जुड़ेगा डा नन, बन जाएगा षडानन। ध्यान से देखिएगा एक एक उदाहरण को, एक एक उदाहरण को हम लोग समझते चल रहे हैं। ठीक, आई बात समझ में। अब एक और उदाहरण देखते हैं हम। एक और उदाहरण हम देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं दिक का। ठीक है, जैसे कोई और लेते हैं, चित्त धन आनंद, चित्त धन आनंद एक लेते हैं। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, संधि करते हैं इसका, ची तो अलग कर लेते हैं, धन आ धन नंद लिख लेंगे। अब देखिए तो के तुरंत बाद स्वर आया है, तो के तुरंत बाद क्या है, स्वर। तो जब तो के तुरंत बाद स्वर आया है तो के तुरंत बाद स्वर का मतलब हो गया कि ये जो तो है यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी ड में बदलेगा। ठीक है, द में बदलेगा। अब जब ये द में बदला, ठीक है, तो द के तुरंत बाद क्या है, आ, और यहाँ पे है नंद। ठीक है, और इसके जो शुरू का वर्ण है ची, यह इसके साथ लगा रहेगा। अब देखिए तो बदल गया द में, द के तुरंत बाद आ है तो यह स्वर क्या होगा, अपने पहले वाले व्यंजन के साथ जुड़ेगा, द धन आ बराबर दा हो जाएगा, ये हो जाएगा ची और प्लस ये हो जाएगा दा, उसके बाद हो जाएगा नंद। अब इस पूरे को जोड़ देंगे, संधि कर देंगे तो ये हो जाएगा चिदानंद। क्या हो गया, चिदानंद बन गया। ठीक, एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण ही तक है, यदि उदाहरण समझ लिए आप बढ़िया से, ठीक है, एक उदाहरण, 2 उदाहरण, 3 उदाहरण में यदि आपको समझ में आ रहा है तो 2-3 और उदाहरण लगाइए। ठीक है, 2-3 उदाहरण और लगाएंगे, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपको फिर दोबारा से करना होगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा ये। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम
उदाहरणों को भी देखने का प्रयास करेंगे। जैसे एक उदाहरण हम ये देखते हैं, ठीक है, कि सुप धन अंतः, उदाहरण है आपका सुप धन अंतः। अब ये क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, सु धन प धन अ धन तः बन गया। अब ध्यान से देखिए, प के तुरंत बाद स्वर है, तो प के तुरंत बाद स्वर है, तो जो प है ये अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण यानी ब में बदल जाएगा। और यहाँ पे बाद में है अ, अंत लिखा हुआ है, ठीक है, उसके पहले सु है तो सु जोड़ लेंगे। अब ब धन अ, पूरा ब हो जाएगा, ब में अ जुड़ेगा तो ब हो जाएगा। इसके पहले सु है तो सु लिखेंगे, और इसके बाद अंत है तो अंत लिखेंगे। अब ये जोड़ देंगे पूरा तो बन जाएगा सुबंत। क्या बनेगा समझे, सुबंत बन जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण, जैसे एक और उदाहरण लिखते हैं, कृत कृत धन अंत। उदाहरण हमने लिखा कृत धन अंत। तो जब हमने उदाहरण लिखा कृत धन अंत, इसका भी संधि करेंगे, क्री धन त धन अ धन त हो जाएगा। अब त के बाद तुरंत अ है, तो जब यदि त के तुरंत बाद अ है तो ध्यान दीजिएगा कि ये त किस में बदलेगा, अपने ही वर्ण के तीसरे में। द हो गया, ये अ हो गया। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, उसके बाद ये पहले इसका लिख देंगे क्री, अंतः लिखा हुआ है तो लिख देंगे, यानी द धन अ, ये पूरा द बन जाएगा। और इसके पहले क्री है तो क्री लिख देंगे, क्री द, अंतः लिखा हुआ है तो लिखेंगे, और पूरा यदि जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा क्री दंत। संधि हुई क्रीदंत। ठीक है, हो गया। अब यदि देखेंगे एक और उदाहरण, एक दो और उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। षट धन देवा, उदाहरण है षट धन देवा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ट के बाद व्यंजन है, ट के बाद व्यंजन है। अब देखिए ट के बाद यदि स धन ट, उसके बाद दे धन वा, ऐसे ही लिख लीजिए। भाई देवा में से कुछ अलग तो होना नहीं है ना, ये देवा में से कोई भी स्वर निकल करके इस ट के साथ जुड़ने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए इस ट के तुरंत बाद द है यदि, तो ट तो बदल जाएगा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ड में, और यहाँ पे देवा है तो देवा तो वैसे ही लिखा जाएगा, और यदि ये स है तो स भी लिख लिया जाएगा। अब चूंकि आप लोग सोचेंगे कि कैसे ये द, भाई इसके पहले वाले में तो यहाँ का जो वर्ण होता था इस पहले वाले में जुड़ जाता था। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस वर्ण के बाद वाला इसके साथ जुड़ेगा तो वह इस कंडीशन में, इस पदांत जसत्व की कंडीशन में ट के बाद वाला जो वर्ण होगा वह स्वर का होगा। यदि स्वर का कोई भी वर्ण है वह व्यंजन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि व्यंजन आधे होते हैं और ये जो आधे व्यंजन स्वरों के साथ मिलकर के ही पूरा होते हैं। जिसके बाद कोई भी स्वर होगा वह इसके साथ जुड़ेगा तो ये वर्ण पूरा होगा। इसके बाद में यदि व्यंजन है तो वह इसके साथ कभी जुड़ नहीं सकता। ठीक है, अब यह बनेगा षड देवा, इसको पूरे को जोड़ लेंगे, षड देवा को, ये बन जाएगा षड देवा। ठीक है, तो ये है पदांत जस्त्व संधि। ये है, हमने क्या बोला, झल के बाद यदि कोई भी स्वर व्यंजन या कोई भी वर्ण आए स्वर का या व्यंजन का, ठीक है, तो इस झल वाले वर्णों के स्थान पर के जस आदेश हो जाएगा। जस आदेश का मतलब कि जस प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, और ये तीसरा वर्ण होगा किसके किसके, यानी क वर्ग, शुरू के क वर्ग के 4 वर्ण हैं, उन चारों वर्णों या ह के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो इस क वर्ग के स्थान पर ग हो जाएगा। यदि च वर्ग के बाद शुरू के 4 वर्ण, च वर्ग के शुरू के 4 वर्णों के बाद यदि श है और श के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आता है तो उसके स्थान पे ज हो जाएगा। यदि ट वर्ग है तो ट वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ड। यदि त वर्ग है तो उसके स्थान पे ध हो जाएगा, प वर्ग है तो उसके स्थान पे ब हो जाएगा। अरे बात समझ में? ठीक है, तो आगे चलते हैं अपदांत जसत्व पर। ठीक है, अब देखेंगे अपदांत जसत्व। जैसा कि सूत्र से ही कुछ स्पष्ट हो रहा है, देखिए
सूत्र से ही स्पष्ट हो रहा है। झलाम, जस, झस, यानी कह रहा है कि झल प्रत्याहार के बाद यदि झस प्रत्याहार हो तो झल के स्थान पे जस आदेश हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार के वर्ण हो तो झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। जस, इस झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो जस हो जाएगा। झल के इसके स्थान पर ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि होता क्या है झल के स्थान पर। ये जो झल है अभी हमने बताया यहाँ पे कि झल प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण और इसके साथ साथ स, स और ह, ये वर्ण होता है झल प्रत्याहार का। ठीक है, इसके बाद जो ये झस आया है, झस, झस का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, यानी प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद यदि तीसरा और चौथा वर्ण आता है तो इनके स्थान पे यानी झल के स्थान पे तीसरा वर्ण हो जाएगा। तीसरा यानी उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे थोड़ा हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे हम कह रहे हैं यदि क, ख, ग, घ, ठीक है, ह, च, छ, ज, झ, श, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ और ये हो जाएगा श। उसके बाद यदि त, थ, द, ध और नौ नहीं, ये हो जाएगा स। ठीक है, इन वर्णों के बाद स हो। ठीक है, और यदि प, फ, ब, भ, ठीक है, ये वर्ण क्या क्या आएगा देखिए। इन पूरे वर्णों के बाद इसके बाद क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण हो सकता है। यानी मान लीजिए कि यदि च, छ, ज, झ और श है तो जरूरी नहीं है कि इसके स्थान पर इसी वर्ग का कोई वर्ण होगा, नहीं, वो क वर्ग का भी ग और घ हो सकता है। तीसरा चौथा वर्ण है तो ग और घ हो सकता है। जैसे मान लीजिए इस वर्ग का ग और घ हो गया। ठीक, इस वर्ग का मान लीजिए कि ज और झ हो गया, ज, झ आ जाएगा। इस वर्ण का ड और ढ आ सकता है। इस वर्ण का द और ध आ सकता है। इस वर्ण का ब और भ आ सकता है। ये कोई भी वर्ण आ सकता है। ठीक है, कोई भी वर्ण आएगा। तो अब जब कोई भी वर्ण आएगा तो होगा क्या, देखिए होगा ये, इस वर्ग का ग हो जाएगा, इस वर्ग का ज हो जाएगा, इस वर्ग का ड हो जाएगा, इस वर्ग का जो है वो हो जाएगा द और इस वर्ग का हो जाएगा ब। देखिएगा ध्यान से। ठीक है, कह रहा है इन वर्णों के बाद। अब देखिए यहाँ पर ये मार्क क्यों लगाया गया है, कोष्ठक का इसलिए लगाया गया है कि इस ज के बाद इनमें से कोई भी वर्ण आ सकता है। ये नहीं कि ज के बाद यदि भ आ गया तो हम इसके स्थान पे यानी ये ज के स्थान पर हम ब लगाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, नियम ये कहता है कि जिस वर्ग का होगा, जिस भी वर्ग का स्थानीय, ये स्थानीय है, जिस भी वर्ग का स्थानीय होगा, स्थानीय के स्थान पर वही ये आदेश होगा, वही वर्ण आएगा। स्थानीय यदि च वर्ग का है, च वर्ग का मान लीजिए कि छ है, छ के बाद यदि इनमें से कोई भी वर्ण आ रहा है तो इस छ के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा अक्षर यानी ज होगा, न कि जिस वर्ग का आया है उसके। ये बाद वाली जो ये वर्ण है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे, स्थानीय से। यानी स्थानीय के बाद यदि ये जो जुड़ने वाला वर्ण है, योग होने वाला वर्ण है, इसके बाद जो आएगा प्रभाव उससे नहीं पड़ेगा, स्थानीय वाले वर्णों से पड़ेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखें, पहला उदाहरण हम देखते हैं। देखें, शुभ धन धी, उदाहरण हमने लिखा शुभ धन धी। और देखिए छु धन भ धन धी, धी में धी को अलग करेंगे यदि, ठीक है, तो ये ध हो जाएगा धन छोटी ई,
हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा इसका। ध के बाद छोटी, अब ध्यान दीजिएगा भ के बाद ध है, देखिए कह रहा है प फ ब भ, भ के बाद क्या है ध, यानी इस वर्ण का ये वाला दूसरे का, ठीक है। तो अब ये स्थानीय जिस वर्ग का होगा, मान लीजिए प वर्ग का है तो इस स्थानीय के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा अक्षर, यानी ये जो जिस भी वर्ग का है, जैसे ये प वर्ग का है प फ ब, इसी वर्ग का तीसरा अक्षर यानी ब हो जाएगा। और इसके ध है, ध में छोटी की जोड़ के ये धी कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे छू है तो यहाँ पे छू लिख देंगे, छू धन ब धन धी, और यदि इस पूरे को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क्षुब्धि। क्या बन जाएगा, क्षुब्धि बन जाएगा। पूरे को जोड़ेंगे तो क्षुब्धि ही बन जाएगा, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, देखेंगे दु धन धम, दु धन धम, ये लिखा। अब यहाँ पे देखिए दु लिखा, ह को अलग किया, ध को अलग किया और म को भी अलग कर दिया। ये ह और म, ह आधा है, आधा ह के बाद ध है। देखिए कोई भी वर्ण है ध के बाद ही क्या है, देखिए ध यहाँ पे है, ध के बाद इसमें से कोई भी वर्ण ह के बाद, देखिए ह के बाद यह क्या है ध है, ह के बाद इसमें से कोई भी वर्ण आएगा, तो ह के बाद इसमें से कोई भी वर्ण आएगा तो जो ह जिस वर्ग में है, ह इस क वर्ग में है तो क वर्ग का तीसरा अक्षर यानी ग हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा दु धन ग और धन धम बन जाएगा। यानी इसको जोड़ देंगे तो ये संधि बनेगी दुग्धम, ये दुग्धम संधि बनेगी, ठीक है। अब एक और उदाहरण, सिद्ध धन धी, क्या बनेगा, अब जोड़िए। यहाँ पे देखिए सी तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ध भी लिखेंगे, धन धी भी लिखेंगे। अब देखिए ध के बाद भी ध है, ध के बाद ध है तो ये ध किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग यानी त थ द ध, त वर्ग का है तो अपने ही वर्ग का तीसरा यानी त थ द, ये किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा। और ये धी है ये तो लिख लेंगे धी, और यहाँ पे बना है सी तो सी भी रहेगा। अब सी ध और इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सिद्धि, आधा द इसमें पूरा ध और ये बन जाएगा क्या, सिद्धि, सिद्धि बन जाएगा सिद्धि, ठीक। फिर अगला उदाहरण हम देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा युद्ध, युद्ध धन ध, युद्ध धन ध, हमने लिखा युद्ध धन ध, ठीक है। तो युद्ध धन ध हमने लिखा तो ये बनेगा यु धन ध और धन ध। अब ये जो ध है इस ध को हम क्या करेंगे, इस ध को हम बनाएंगे इसी वर्ग का, ध यानी ध वर्ग का तीसरा वर्ण, यानी ये बनाएंगे द और ये बन जाएगा ध और ये बन जाएगा यू, यू द आधा है और ध है। अब ये द ध में जुड़ेगा तो ये बन जाएगा युद्ध, बन जाएगा युद्ध, ठीक है, बनेगा। अब देखेंगे वृद्ध धन धी, वृद्ध धन धी जोड़ क्या बनेगा ये बताइए। अब देखिए कि भाई इस ध के बाद ध ही है तो इस ध को डायरेक्ट हम यदि द में बदल दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे धी ही जोड़े हैं तो झी भी हो जाएगा, द ध में जुड़ेगा तो ये बन जाएगा वृ ध आधा और ये पूरा वृद्धि। अब इसमें देखिए ये जो नीचे वाला ध होता है ये ध आधा नहीं होता है, इसमें द आधा होता है, ध तो पूरा होता है। देखिए ध लिखा हुआ है पूरा, ध पूरा लिखा हुआ है लेकिन द क्या है, आधा है। वृद्धि में ध आधा नहीं होता है, जो नीचे लिखा होता है वो आधा नहीं होता है बल्कि द आधा होता है, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण हम लिखेंगे, वाक धन भी,
हमने लिखा वाक्धन भी, ठीक, वाग्धन भी लिखा। अब ये हो जाएगा वा धन क धन भी हो जाएगा। अब ये जो क है, क के बाद क्या है, देखिए क के बाद क्या है, भ है, क के बाद भ है, तो यदि क के बाद भ है इसी वर्ग का चौथा वर्ण है, ठीक है, प वर्ग का, तो अब ये क बदलेगा ग में, और भी है तो भी तो रहेगा ही रहेगा, और इसके पहले जो वा है वा भी रहेगा, यानी अब इस वा के साथ इस गौ को जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा वाग भी, ये बन जाएगा वाग भी, ठीक। एक और उदाहरण हम देखते हैं, ठीक है, एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे लव धन ध, देखिए ये जो है लव धन ध, लव धन ध है। अब देखिए ल के बाद है भ, उसके बाद है ध, यही है। अब देखिए भ के बाद यदि ध है तो भ किस में बदलेगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी ब में बदलेगा। इसके पहले ल है तो ल लिखा जाएगा, इसके बाद ध है तो ध भी लिखा जाएगा, यानी इसको यदि संधि किया जाएगा तो ये बनेगा लब्धा, ये लब्धा बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा जस्व संधि। जस्व संधि के दो प्रकार होते हैं, एक होता है पदांत जसत्व और दूसरा होता है अपदांत जसत्व, ठीक है। तो ये है व्यंजन संधि का तीसरी संधि यानी जस्व संधि, ठीक है। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी संस्कृत सीखने का मौका मिला हो तो इस चैनल को अपने दोस्त मित्रों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें। धन्यवाद।